हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी 2-4 दिन पहले मतलब लगभग 25 तारीख को आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की आई थी। तो मैं आज ही एक आंसर की का मैथ का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक, तो यहां से आप ये सीखोगे कि एग्जाम में किस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि ज्यादा मैथ का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं रहता ज्यादातर एग्जामों में, लेकिन इस बार जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसमें मैथ के क्वेश्चन लगभग 35 क्वेश्चन तो आते हैं, तो उसमें से लगभग 5-6 क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे और बाकी बढ़िया थे, आसान, बिल्कुल बेसिक लेवल पर। ठीक, तो क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, तो वही हमें देखना है और आपको भी सीखना है। ठीक, ये प्रैक्टिस सेट की तरह ये आपके लिए काम करेगा। ठीक, तो करते हैं हम। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आंसर की है ये हमारी 9 तारीख की है। 9 मार्च को जो एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, यानी 12:30 बजे से स्टार्ट हुआ था। यह सेकंड शिफ्ट का है। ठीक, 9 तारीख को, ठीक, सेकंड शिफ्ट का। और मैंने जिस भी ये बच्चे की आंसर की है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और एप्लीकेशन नाम नेम मैंने रिमूव कर दिए हैं और फोटो भी रिमूव कर दिया है, जिससे कि प्राइवेसी के लिए। ठीक, ऐसे ठीक नहीं रहता ना किसी के आपको पता पड़े किसकी आंसर की है। तो देखो हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ अब देखना आपने कैसे किया था और एग्जाम में किस तरीके से सोल्व करना होता है। ठीक, और इस मतलब मैं इस तरीके से सोल्व करवाऊंगा। ठीक, अगर आप पे ऐसा सोल्व नहीं हो रहा मानो, ठीक है, तो मेरी अभी मतलब परसेंटेज की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो वहां से सीखो। ठीक, पूरा मैथ मैं पढ़ाऊंगा तो आप भी उसके बाद ऐसे ही सोल्व करोगे जल्दी जल्दी। तो इसमें पहले क्वेश्चन जो था इसमें बोला था कि जो x मल्टीप्लाई रूट वाई, और इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम दिया है वो दिया है 1। ठीक, जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा एक्स वाई। ठीक, जो कि दिया है 1। ठीक, हमसे पूछा था इसका और इसका एलसीएम पूछा था। ठीक, तो यहाँ y की घात 6 है तो रूट से बाहर आएगा तो y की घात 3 बचेगी। ठीक, और यहाँ मतलब x की घात 3 y की घात 3 तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से। ठीक, और 4 भी आ जाएगा कॉमन, तो इनका जो एलसीएम होगा वो ये होगा। तो इसका हमें मान पूछा है। ठीक, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4xy इस पूरे की क्यूब, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है 1, तो इसे ये क्या आ जाएगा 4 1 की पावर 3, जो कि है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट। लेकिन रेलवे हमारा जो कि बहुत बहादुर है, पता नहीं कैसे क्वेश्चनों को बनाता है, कैसे सेट करता है, उसने इसे इस प्रकार लिखना चाहिए था कि 4 1 की पावर 3। ठीक, और यहां भी लिखना चाहिए था 8 1 की पावर 3। इस प्रकार लिखता तो ठीक रहता है। यहां लिखना चाहिए था 2 1 की पावर 3, लेकिन इन्होंने कैसे लिख रखा है देख लो आप। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये 21 है, यह 81 है, यह 41 है। ठीक, तो कुछ पता नहीं रेलवे क्या करता रहता है हमारा। तो आप चाहो तो इस पर ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हो, मतलब इस पर रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इसमें बोला था वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक, तो इन तीनों का एलसीएम वो क्या होगा, यानी 3 5 7, इनका एलसीएम क्या होगा, वो होगा यानी 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, तो इनका एलसीएम क्या होगा 105। तो जो संख्या 105 से विभाजित करने पर शेषफल जिसका 5 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हैं वो 110 ही है, क्योंकि 105 एकम 105, तो कितना बचेगा, शेषफल 5 ही बचेगा। ठीक, तो यह ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर थोड़ा से आप टेक्निकली देखो, इसने बोला था इंडिविजुअल, यानी 3 से विभाजित करें और 5 से विभाजित करें और 7 से विभाजित करें, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचना चाहिए। अगर हम ऐसे देखेंगे तो कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है इनमें, कोई सी भी, पता नहीं कैसे उसने आंसर दिए हैं। ठीक, लेकिन इस तरीके से करोगे तो जब आपका आ जाएगा ये, ठीक, 110, तो पता नहीं देखा जाए तो टेक्निकली गलत है ये क्वेश्चन, तो इस पर भी आप चाहो तो ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। नेक्स्ट है ये। ठीक, इसमें कहा था 5,000 की धनराशि 2 वर्षों के लिए 6% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। ठीक, तो इनका डिफरेंस पूछा है। 6% की क्या है हमारी दर, तो सीआई क्या होगा, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, वो क्या होगा सक्सेसिव परसेंटेज से निकाल सकते हैं, यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6/100 इससे। ठीक, तो 6 6 12 और 6 6 36, यानी 0.36 आ जाएगा। तो इसे कह सकते हैं क्या आ जाएगा 12.36%। और हमारा ऐसा ही क्या आ जाएगा 2 साल का, वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 2 6 12%। तो इनका डिफरेंस पूछा है, तो 12.36 में से जब हम 12 घटाएंगे तो वो बचेगा 0.36, यानी ये
0.36%, तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो हमें मतलब जो ये दिया है ना यहाँ, इसकी तो जरूरत भी नहीं है, तो सीधा करो, मतलब जो 5000 है ये, इसका हमें क्या निकालना है, 0.36%। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 36 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो यहाँ जाएगा, यानी 5 छंग 30, 5 से 15 3 18, तो क्या आ गया 18। तो 18 है ऑप्शन 2 में। तो इस तरीके से करना होता है। और मैं तो थोड़ा एक्सप्लेन कर भी रहा हूं, लेकिन एग्जाम में हम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं इन क्वेश्चनों को। लगभग ये क्वेश्चन 20 सेकंड के हैं, 20 सेकंड से ऊपर का समय इनमें नहीं लगेगा। ठीक, तो नेक्स्ट है ये चौथा क्वेश्चन, 5 संख्याओं का योग 655। पहली दो संख्याओं का औसत 76, तीसरी संख्या ये है। ठीक, जब पहली दो संख्याओं का औसत 76 है तो इनका योगफल क्या आ जाएगा, पहली दो संख्या का 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 1 15। ये तीसरी संख्या हमारी 102। ठीक, ये 102 अगर इन्हें जोड़ेंगे 152 और 102 204। ठीक, हमसे क्या पूछी है, जो बाकी की दो संख्या बची उनका औसत। तो 655 में से अगर हमें घटा दें तो बाकी दो संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गए 5, और 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 5 में से, ठीक। तो यहां शायद हमारी, रुक जाओ एक मिनट, शुरू से करते हैं इसे। ठीक, 76 मल्टीप्लाई 2 प्लस 102। ठीक, 2 छिक्का 12 को 2 का हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15, 152। ठीक, प्लस 102, अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, ठीक 5 और 1 और 1 2, ये क्या आ गया 254। अगर हम इन्हें 655 में से घटा दें तो बाकी जो दो संख्या उनका क्या आ जाएगा, योगफल। 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 गए 4, तो क्या आ गया 401। ये बाकी दो संख्याओं का क्या है, योगफल। हमें निकालना दो संख्याओं का एवरेज, तो 2 से कर देंगे डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 0 0 2 पंजे 10। ठीक, 200.5 जो कि है ऑप्शन 3। ठीक, तो देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन आए थे। तो नेक्स्ट ये, इसमें कह रहा था पांचवा क्वेश्चन, पंकज और कमल किसी कार्य को 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक, एक था पंकज और एक था कमल। ठीक, तो पहली बात तो मतलब इसे सीधा कर दो ना, मतलब दोनों मिलकर पूछा तो 12 मल्टीप्लाई 16, 12 प्लस 16। ठीक, तो 12 और 16 कितने होते हैं, 12 मल्टीप्लाई 16, ठीक, और 12 और 16 28। इसे हम काटेंगे 7 चौक 28, 3 चौक 12, ठीक, 16 थी 48 बटे 7, 48 बटे 7 आ गया, जो कि किसमें है, तो इसमें दे रखा, मतलब चलो यानी कि 7 छिंग 42 और 6 ऊपर, यानी ये, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये किसमें दिया है, ऑप्शन 4। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं आप कितने आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। तो इसे तो सीधा कर सकते हैं, मतलब ये पूछा है, मतलब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक, तो मैं चलो बता दूं, अगर आपने बोर्ड मास ये पढ़ा होगा, ये यानी पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ यानी का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो उस पर बेस है क्वेश्चन और कुछ नहीं। ठीक, तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 और 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 2, फिर भाग 2 है यानी ये, तो 2 में जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। तो इस यहाँ क्या आ गया, पूरे का 1। ठीक, अब 2 को 48 में जब 2 से भाग देंगे तो बचेगा 24, यानी कि 24 माइनस 1, 24 में से एक जाएगा 23, तो यहाँ क्या बचेगा पूरा 23। ठीक, और जब 36 में से 23 घटाएंगे तो 23 7 6 13, तो यहाँ पूरा बचेगा 13, यानी ये हल होकर क्या बचेगा 13, और 41 में से जब 13 जाएंगे तो बचेगा 28। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो इसे तक मतलब लिखना भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को सीधा कर लेना है। ठीक, क्योंकि एग्जाम में अगर मान लो जैसे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम था ये, तो इसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादातर हर एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन देखो और सीधे कीजिए उसे। ठीक, कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती बहुत क्वेश्चनों में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखने में तो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, मतलब लंबे होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन के थ्रू हो जाते हैं। तो एग्जाम में जो हमारी अप्रोच होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो यही नहीं होती कि मतलब हमें आंसर निकालना है। ठीक, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना मतलब एक आर्ट होती है, जो कि आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सीधा सोल्व आंसर ही निकालते रहोगे हर क्वेश्चन का। तो आपको ऑप्शन भी देखना पड़ता है, देखना पड़ता है क्वेश्चन किस टाइप का है, कितनी जल्दी से जल्दी हमें आंसर लेकर आना है। इसमें बोला था एक खाली भंडारण टैंक में 62 लीटर पेट्रोल डालने के बाद यह 10% खाली था। भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, वो भी दशमलव में डेसिमल में बताना है। तो वो कह रहा है कि 62 लीटर पेट्रोल डालने के बाद 10% खाली था, इसका मतलब ये 90% की वैल्यू है। ठीक, और हमसे क्या पूछिए,
100% की वैल्यू पूछी है भंडारण मतलब टैंक को पूरा भरने के लिए, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 62/90 मल्टीप्लाई 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये हो जाएगा 620, ये और डिवाइड कर देंगे हम 9 से, तो 9 से करेंगे हम डिवाइड इसे, तो 9 छिक्का 54। ठीक, यहां कितना बचेगा 8, फिर 9 9 81, 9 8 72 आएगा, तो 68 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो 68 पॉइंट करके कुछ है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, तो हमें ऐसा नहीं कि पूरा ही निकालना है, जब दिख गया हमें यही है 68 पॉइंट कुछ, तो सीधा मारिए इसे। नेक्स्ट ये, ठीक, इसमें कह रहा था कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित को विनय से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अमित अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसे विनय से 8 घंटे कम लगेंगे। अंकित की चाल ज्ञात कीजिए। ये था बेहतरीन क्वेश्चन, इसे कह सकते हैं मतलब ये था ठीक ठाक क्वेश्चन। ठीक, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चनों में से मुझे एक ये क्वेश्चन लगा इसमें। ठीक, तो देखो इसके कई तरीके हैं, लेकिन एग्जाम वाली अप्रोच में बताता हूं। ठीक, आप इसे बेसिक से कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस को इक्वल मानकर वहां से इक्वेशन बना लेंगे और इसे सोल्व कर लेंगे, ये है बिल्कुल बेसिक तरीका। लेकिन हमें एग्जाम में देखो कैसे करना है। इसने बोला था मतलब अमित को विनय से 2 घंटे अधिक लगते हैं, अमित अपनी चाल दोगुनी कर देता है। मतलब जैसे अमित है, अमित की चाल निकालो, ये है अमित, ये इसकी पहली चाल है, ये इसकी दूसरी चाल है अमित की, ये स्पीड। ठीक, मान लो पहले उसकी चाल थी 1, ठीक, अब बाद में उसने दोगुनी कर दी, वो होगी 2। तो आप कह सकते हैं जो इसका टाइम है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है तो वो रिवर्स हो जाएगा, तो 2 1 ये हो जाएगा। ठीक, अनुपात में कह सकते हैं। तो जो टाइम है बाद में मतलब इनका डिफरेंस क्या, दो में से एक गया एक, यानी पहले अगर उसे 2 टाइम लग रहा था, अब लग रहा है 1, तो इनके बीच का डिफरेंस है 1। लेकिन एक्चुअल डिफरेंस क्या है टाइम का, वो देखो। इसने कहा था जब 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित को विनय से 2 घंटे अधिक समय लग रहे, 2 घंटे अधिक लग रहे विनय से, और बाद में जब उसने स्पीड दोगुनी कर दी तो 8 घंटे कम समय लग रहे। पहले लग रहे थे 2 घंटे ज्यादा, अब लग रहे 8 घंटे कम। तो इसका मतलब अब पहले से और अब में जो 10 घंटे का डिफरेंस आया है। ठीक, 10 घंटे का डिफरेंस आया ना, तो जो एक है ये 10 घंटे की वैल्यू है। ठीक, ये क्या है 10 घंटे। अब यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, यानी कि जो 2 है इसमें मल्टीप्लाई अगर 10 को 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 धाम 20। तो इसका मतलब उसे पहले 20 घंटे लग रहे थे, और चाल कितनी मतलब डिस्टेंस कितनी थी 40 किलोमीटर, यानी 40/20 ये क्या आ जाएगा स्पीड, 20 दूनी 40। तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी पहले 2, तो ये रहा ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से करना होता है, आप चाहो तो इसे बेसिक से कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस इक्वल है तो उन दोनों को इक्वल कीजिए और वहां से इक्वेशन बनेगी और उसे सोल्व कर लीजिए, वहां से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें एग्जाम में जल्दी करने के लिए ये तरीके अपनाने पड़ते हैं। ठीक, और ये तरीके आपको सीखने हैं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है मैथ पढ़ाना, और हमारी अभी 2 क्लास हो भी चुकी है, तो वहां से आप सीखिए, मैं ये सारी चीजें बताऊंगा और आप भी ऐसी सोल्व करोगे क्वेश्चनों को। तो इसमें कहा था एक खुदरा विक्रेता 175 रुपए में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च ₹25 है, वह इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को इतने में बेचता है तो X% का लाभ कमाता है, तो X का मान मतलब देखो 175 और 25 यानी 200 रुपए उसने खर्च करे। ठीक, उसने बेचा कितना 340 का, 340 का बेचा, तो सर लाभ कितने का होगा 140 का। ठीक, 340 में से 200 घटाएंगे तो लाभ जो होएगा वो 200 पर होएगा, क्योंकि 200 में उसने खरीदा था, तो मल्टीप्लाई 100, ये आगा इसका लाभ परसेंटेज। ठीक, इसे काट लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 140 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 70। तो 70% इज द राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन फर्स्ट। तो क्या सवाल है ये देख सकते हैं, मतलब 10 15 सेकंड का क्वेश्चन है ये बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसने कहा था मुकुंद ने एक दुकान से इतने रुपए में 52 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से इतने 910 में 44 किताबें खरीदी। प्रति किताब के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया औसत मूल्य कितना है। ठीक, ये भी मतलब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 1130 जो किताबें हैं, यानी 1130 में उसने 52 किताबें खरीदी। ठीक, प्लस 910 में उसने फिर कितनी किताबें खरीदी 44। हमें निकालना प्रत्येक किताब का मूल्य। ठीक, तो टोटल किताब कितनी है 44 और 52, यानी कि 52 प्लस 44। बस इसे सोल्व कीजिए तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसे सोल्व ही करना पड़ेगा हमें। ठीक, और कुछ इसका वो नहीं है शॉर्ट मेथड, इसे सोल्व करना है बस, और ये हमारा ऑप्शन 4 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें मतलब मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसे करवाने का मतलब मेरा यही है ना कि तरीका बताने की किस तरीके से एग्जाम में करना है बस। तो सोल्व तो आप खुद भी कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन है ये। नेक्स्ट है ये, और मैं आपको बता दूं मतलब ये आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम था इसमें तो क्वेश्चन का लेवल ठीक था, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन जो एसआई का हुआ था
RPFSI का, उसमें ठीक थे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन उसमें बहुत ही गजब के थे, इसमें तो बहुत लो लेवल के क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है किसी व्यवसाय में A, B और C क्रमशः इतने रुपए और इतने रुपए निवेश करते हैं, तो B को लाभ के रूप में इतने रुपए मिलते हैं, तो कुल लाभ बताना। ठीक, तो आपको पता होगा मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी का रेशो जो होता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक, इन्वेस्टमेंट, तो अगर हम इनका रेशो निकालेंगे 1 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख, तो इनका रेशो क्या आ जाएगा ये। ठीक, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4, ठीक 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2.5 की करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये क्या प्रॉफिट के तो रेशो आ गए, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वही प्रॉफिट का रेशो होता है। अब ये कह रहा था बी को इतने रुपए मिलते हैं 5500, यानी 4, बी यही है, तो जो 4 की वैल्यू है वो दिया 5500। ठीक, तो हमें क्या निकालना, कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना, 2, 4, 6, 5, 11, 11 की वैल्यू निकालनी है। तो करेंगे सीधा 4 से काटेंगे हम। ठीक, 4 एकम 4, ठीक 4 तिया 12, फिर 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ये आ गया 4 से काटने पर। और इसमें 11 के कर देंगे मल्टीप्लाई 11 की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि 13, 7, 5 मल्टीप्लाई 11, तो 11 पंजे 55 को 5 का, 11 सत्ते 77, 5 42 को 2 का हासिल 8, 11 33 और 8 41, ठीक 11 कम 11 4 15, तो ये आ गया 15,125, जो कि ऑप्शन फर्स्ट। इसमें एक तरीका और है, मैं बताऊं, जब आपको पता पड़ गया था कि 11 का हमें मल्टीपल निकालना है, तो आप देख सकते हैं 11 का मल्टीपल कौन सा है ऑप्शन में, और कर सकते हैं वहां से। अगर मानो 2 मल्टीपल हुए ऑप्शन में 11 की, तो जब वहां आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। लेकिन हम देख सकते हैं जैसे 1 और 1 2 और 2 और 5 7, ठीक 7 और 5 और 2 7, 7 माइनस 7 0, ये 11 से कट जाएगा, तो 11 का मल्टीपल है। इसे देखेंगे हम, तो 1 और 5 6 2 8 और 5 और 5 10, ठीक 5 और 1 6 2 8 और 10, यानी 10 में से 8 जाएंगे 2, ये नहीं है। ठीक, 1 और 5 6 2 8 और 5 और 1 6 8 में 6 जाएंगे 2, ये भी नहीं है 11 का मल्टीपल। 1 और 2 3 और 5 8 और 5 और 1 6 8 में 6 जाएंगे 2, ये भी नहीं है। तो आप मतलब ये 3 जो ऑप्शन है नीचे के, ये तो 11 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ऑप्शन जो पहला है वही है 11 का मल्टीपल। तो आप सीधा कर सकते थे कैलकुलेट, मतलब ये करने की जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई बाद में। तो मतलब एग्जाम में सब चीज देखनी पड़ती है हमें, क्योंकि हमें वहां टाइम बचाना है, क्योंकि असली वहां टाइम की कीमत है। ठीक, अगर आपको 11 का मल्टीपल नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूं। ठीक, 11 का मल्टीपल देखो कैसे चेक करते हैं, चलो रहने दो, जो मेरी अभी बेसिक क्लास चल रही है वहां मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत करो। एक बाइक 1 सेकंड में 7 मीटर चलती है, तो इसकी चाल निकालनी है, तो 7 मीटर चलती है 1 सेकंड में, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी 7 समय 1, ठीक ये किलोमीटर पर आवर में बतानी है, तो 18/5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, अब कर दो 18 सत्ते 126 और 5 से कर देंगे डिवाइड, तो 5 दूनी 10, 2 12, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, ये आ गया 25.2, ऑप्शन 4। ठीक, नेक्स्ट है ये, इसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य, तो देख सकते हैं जिस संख्या के पीछे 0 या 5 होता है वही होती है 5 से विभाज्य, जो कि ऑप्शन 2 है। बस एक ही संख्या जिसके पीछे 5 है, ना ही इसके पास 5 या 0 है, ना ही इसके पास 5 या 0 है, ना ही इसके पास 5 या 0 है, क्योंकि लास्ट में अगर 5 या 0 होगी वही कटेगी 5 से पूरी तरीके से। नेक्स्ट है ये, किसी बिक्री में एक व्यापारी कई छूट स्कीमों की पेशकश करता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अधिक छूट प्रदान करने वाली स्कीम का चयन कीजिए। मतलब डिस्काउंट बताना कि सबसे ज्यादा किसमें है, ये बेहतरीन क्वेश्चन था। देखो ऑप्शन जो फर्स्ट है उसमें तो 20% की एकल छूट दी है, मतलब एक छूट है खाली 20% की। जो ऑप्शन सेकंड है वह कह रहा है कि प्रत्येक 10% की 2 क्रमिक छूट। तो क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट, 10 प्लस 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 1, 10 और 10 20 में से जाएगा 19, तो इसका मतलब ये क्या आ गया 19%। अब तीसरा, इसमें 2 क्रमिक छूट दी है, तो इसे भी ऐसे निकालेंगे, 10 प्लस 11 माइनस 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 100, ठीक 10 और 11 21, 1 जीरो से 1 जीरो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, तो 21 में से 1.1 जाएगा तो बचेगा 19.9, तो ये परसेंटेज आई इसमें। ठीक, अगर हम इसे निकालेंगे, ठीक 8 और 12 का, तो 8 प्लस 12 माइनस 8 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100, ठीक 8 और 12 20, 12 96, यानी 0.96, तो 20 में से 0.96 जाएगा तो क्या बचेगा
19.04 ये परसेंटेज। तो सबसे अधिक डिस्काउंट किसमें है आप देख सकते हैं, ये 20%। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। मैं तो ये करके बता रहा हूं जो कि टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम लगता ही नहीं है, क्योंकि ये तो सीधे देख सकते हैं। जैसे मैं बताऊं 20% की इसमें छूट थी एकल यानी एक, इसमें कहते हैं 2 क्रमिक छूट है 10% की, तो 10 और 10 20 माइनस होएगा, तो जहां 20 में से जब माइनस हो रहा तो 20 से तो कम वैल्यू आई वो, तो इसे तो छोड़ दो। सेम इसमें 10 और 11 21, अच्छा माइनस क्या होएगा 10 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो एक 1.1 आ जाएगा, तो जब 21 में से 1.1 जा रहा है तो वो भी 20 से कम आया, ठीक। और सेम इसमें 12 8 20, इसमें फिर माइनस होगा ना बाद में, तो वो भी 20 से कम आएगा, तो सीधा कर सकते थे ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ये, इसमें कहा था एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर यह प्राप्त होता है, वह संख्या बतानी है। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। 40% की वृद्धि करने पर इसका मतलब यह 140% की वैल्यू है। 33 60, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100% की। 100% की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जो 33 60 है इसके नीचे चला जाएगा 140 और मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, बस एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक। काट सकते हैं 14 से काटो डायरेक्ट, ये 3 है, ठीक। एक तो मेरी राइटिंग बेकार आती है जल्दी जल्दी जब मैं करवाता हूँ, ठीक। 140 मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, कितना बचा 5, 14 चौका 56 और 2 जीरो, तो 2400 आ गया है। 2400 किसमें ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ये जो कि हमारा 16वां क्वेश्चन है, तो इसमें कहा था दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। अतुल प्रत्येक बैंक से मतलब 42 यानी 4,20,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर, मतलब साधारण ब्याज मतलब डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक। तो जो 3.5% है ये, तो इसका 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो कितने परसेंट होगा, वो होगा 3 3 3 पंजे 15 यानी कि 10.5%, ठीक। और ये जो 6 है 6%, इसका 3 साल का कितना होएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। तो 3 6 18, तो 18%, तो इनका डिफरेंस पूछा है। 18 में से 10.5 जाएंगे तो बचेंगे 7.5, तो 7.5% की वैल्यू बतानी है हमें और कुछ नहीं, ठीक। तो टोटल वैल्यू मतलब कितना अमाउंट था हमारा 4,20,000 इस पर, ठीक। 4,20,000 इस पर बतानी थी, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक। 75 है यानी कि 75 है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, यानी 7.5, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ठीक। ये आ गई मतलब परसेंटेज को हटा दिया तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ बचेगा 400 यानी 4200। अब भी इसे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक। अब 75 के अगर हम 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 15 की कर लो और यहाँ जाएगा 21, मतलब देखो जैसे 7.5 है तो इसे हम 15/2 भी तो लिख सकते हैं, ठीक। और मल्टीप्लाई ये 42, ठीक। इसे हम 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 21, 21 की जब इसमें करेंगे तो 21 पंजे 105 की 5 हासिल 10, 21 एकम 21 और 10 31, ठीक। 1 मिनट रुकना, फोन आ गया था। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 315 कैसे डबल जीरो का, एक मिनट हो गया जरा फोन, हेलो चलो ठीक। तो इसमें क्या आया था हमारा 315, 75, तो 2 जीरो हमें ना यहाँ खामोखा लगाई थी क्योंकि हमने तो लगा दी थी ना शुरू में, ठीक, क्योंकि 2 जीरो हमने यहाँ लगा दी थी, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें कहा था ए और बी की बीच की दूरी
1404 किलोमीटर है, तो नमित ए से बी तक इतने किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और 49 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ए पर वापस आता है। तो नमित की औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का सीधा सा फॉर्मूला होता है ये 2a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस तो हमारी समान है ना, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है। ठीक, तो मतलब एक बार है ये 69 मल्टीप्लाई 49 अपॉन 69 प्लस 49 और 2 भी था यहाँ। ठीक, तो इसे सोल्व कर लेंगे और हमारा आ जाएगा 4। तो सीधा इससे कर सकते थे, इसकी तो जरूरत है ही नहीं, जो कि दिया है हमारा डिस्टेंस। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो जैसा ये क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा बता दूं, इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमें डेसिमल में निकालना है पहली बात तो। ठीक, तो इसमें हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं कोई इसमें ट्रिक हो या लग जाए। ठीक, इसमें हम कैलकुलेशन इसमें करनी ही पड़ेगी, तो इसमें हमारे टाइम बर्बाद हो सकता है, लगभग 30 से 40 सेकंड इसमें बर्बाद हो सकती है। नेक्स्ट है ये, इसमें कहा था एक दुकानदार 2000 में एक घड़ी खरीदता है और इसे इतने में बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो उसने 2000 में खरीदी और 2400 में बेची, तो 400 का लाभ हुआ उसे 2000 पर मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 40 को जब 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 20। तो 20% का प्रॉफिट हुआ, जो कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पिछले क्षेत्रफल का कितने गुना होगा। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 3a। ठीक, जिसमें हमारी जो भुजा होती है वो होती है a। अब वो कह रहा है कि इसका परिमाप 2 गुना कर दो तो हो जाएगा 6a, जो कि हमारी भुजा हो जाएगी 2a। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ जब क्षेत्रफल था हमारा a स्क्वायर, और यहाँ जो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका पूरे का जब स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसने पूछा है कि पहले का कितना गुना हो जाएगा, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई, ये पहले का 4 गुना तो हो जाएगा क्योंकि 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है। ठीक, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। आप चाहो तो इसे बिना इसके करे ही सोल्व कर सकते थे, वो कैसे। ठीक, त्रिभुज का परिमाप हमने किया है 2 गुना, जो कि हमारी भुजा होती है उसमें शामिल। ठीक, जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, तो जब हम भुजा को जब हम 2 गुना कर रहे हैं और बाद में हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसका भी स्क्वायर होगा तो वो 4 आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कहा था 5 संख्याओं का योग ये, पहली 2 संख्याओं का औसत ये, तीसरी संख्या ये, शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन इस शिफ्ट में 2 बार आया है, सेम नहीं है मतलब डिजिट अलग है, डिजिट अलग है लेकिन क्वेश्चन का टाइप सेम है, तो इसे तो आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। देखो इसे कैसे करेंगे एग्जाम में, वैसे तो इसके तरीके होते हैं, वैसे तो इसके तरीके होते हैं सोल्व करने के, लेकिन मैं बताता हूं इसे आप सिंपल ऐसे भी कर सकते थे। देखो 13/45 है, जैसे ये आप इसे 45 को काटो 13 से तो क्या आएगा, तो ऊपर तो बचेगा 1, तो 13 3 39 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा, ये 3 पॉइंट कुछ। जब हम इसे करेंगे यानी 29/36, जब इसे हम 36 को काटेंगे 29 से तो 29 ऊपर बचेगा 1, 29 एकम 29 और 1 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा। ठीक, सेम जब हम इसे करेंगे तो 28/46। ठीक, जब इसे काटेंगे 46 को 28 से तो ऊपर बचेगा 1, यानी 28 एकम 28 फिर 1 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा। ठीक, सेम जब हम इसे करेंगे 24/31, ये 24/31, तो इसे काटेंगे तो ऊपर बचेगा 1, तो 24 एकम 24 और 1 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मतलब एक ही वैल्यू है जिसमें 1/3 पॉइंट करके कुछ है। ठीक, तो इसका मतलब यही होगी ना सबसे छोटी तो। ठीक, क्योंकि अगर आपको पता हो जैसे 1/5 है और 1/7 है, मैं कहने लगूं इनमें से कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है और कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है वो है ये है इससे बड़ी, क्योंकि जो बटे में जितनी बड़ी संख्या होगी समझो वह वैल्यू उतनी ही छोटी है। तो जो देख सकते हैं बटे में यही है ना सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ 3 पॉइंट करके कुछ है और सब में 1 पॉइंट करके कुछ है, इसमें भी 1 पॉइंट करके कुछ है, इसमें भी 1 पॉइंट करके कुछ है, तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू यही है, तो सबसे छोटा अनुपात यही है। ठीक, तो इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो इसका एक तरीका और होता है वो भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत कीजिए अगर आप मेरे से पढ़ते रहोगे तो। इसमें कहा था 2 सेंटीमीटर व्यास और 98 मीटर लंबाई वाले किसी तार का आयतन, तो हमें आयतन निकालना है। पाई की वैल्यू दिया है 22/7। तो देखो पहले मैं एक तरीका बताता हूँ, यानी जैसा जहां पाई की वैल्यू जैसा 22/7 होती है
ये, तो इसका मतलब ये जो होती है 11 का मल्टीपल है 22 जो है, ठीक। और जो आयतन होता है उसमें पाई का यूज होता है, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का यूज हो रहा है, तो पाई का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें 11 का मल्टीपल होगा, ये आंसर जो भी है। तो 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, तो इसे चेक करेंगे, 2 और 3 5, 5 में से 7 जाएगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 3 और 8 11, ये 11 का मल्टीपल है। 2 और 8 10, 10 में से 9 जाएगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 3 और 6 9, 9 में से 1 जाएगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो आप देख सकते हैं 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है, तो इसे तो सोल्व ही नहीं करना, सीधा 11 का मल्टीपल चेक करो और आगे बढ़ो, बच गया ना टाइम, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आप इसे सोल्व करने लग गए तो आपके 50 से 60 सेकंड बर्बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ठीक, इसमें भी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, देखो करते हैं, चलो सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। 15 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 1, ठीक, और यहाँ कितना आ जाएगा, 12 के 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 144, ठीक। एक जब 12 को मतलब 144 नीचे जाएगा 12 के, इसे काटेंगे तो यहाँ बचेगा 1/12, ठीक, और यहाँ 1/15 बचेगा, ठीक, एक यहाँ क्या बचेगा प्लस 1/15, ठीक, क्योंकि एक है इसके नीचे 15 आ जाएगा और मल्टीप्लाई है ही 15, ये ठीक, ये वाला। अब प्लस के 15 दे ही रखा है, ठीक, इसे सोल्व करेंगे अब, तो 15 से 15 काटेंगे, यहाँ बचेगा 1, ठीक, यहाँ बचेगा 1 और 15 और 1 जुड़ जाएगा 16, तो 1/12 प्लस 16, ठीक, 12 के 16 में करेंगे तो 1 प्लस 6 दूनी 12, यानी कि 12 छिंग 72 को 2 का हाथ से 7, 12 का 12 1 7 19, और नीचे आ जाएगा 12, ठीक। 192 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 193/12, तो ये किसमें दिया है, ये दिया है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक, ये दिया। तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो मैं आपको बता दूं जैसे 35 क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो 35 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा यानी 20 मिनट में भी हो जाएंगे, अगर किसी का मैथ ठीक है, किसी ने ठीक तरीके से सिलेबस कंप्लीट किया है और उसने प्रैक्टिस की है, तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो और एग्जाम में तो टाइम की ही कीमत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश और विनेश, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन थे ठीक, और बाकी तो हल्के हल्के क्वेश्चन थे प्रकाश और विनेश पर, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब मैथ हल्का था, क्योंकि ठीक था, अगर कंपेरेटिव हम और एग्जाम से तुलना करें, जितने भी कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, तो ठीक ठाक मैथ आया था इसमें भी। प्रकाश और विनेश किसी निश्चित कार्य को 17 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रकाश और विनेश है, प्रकाश कर रहा है 17 दिनों में और विनेश कर रहा है 15 दिनों में, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 4 दिनों के बाद विनेश ने कार्य छोड़ दिया, तो प्रकाश शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो जब टोटल वर्क निकालेंगे इनका एलसीएम से, तो क्या जाएगा 17 पंजे 85 को 5 का हासिल 8, ठीक, 17 कम 17 और 8 25, तो ये आ गया टोटल वर्क। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 17 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 15 और इसकी आ जाएगी 17, ठीक। इसकी आई थी एफिशिएंसी 15। अब इसने क्या कहा है, मतलब एक दिन का जो उनका टोटल वर्क कितना होगा, 15 और 17 जोड़ेंगे तो एक दिन का काम ये है मिलकर। अब उन्होंने कितने दिन तक साथ काम किया, 4 दिनों तक, तो कितना 4 दिनों में कितना काम हुआ होगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 काम हो गया। तो बचा कितना काम, अगर हम इसमें से घटा दें, 15 में से 8 गए 7, 24 में से 12 गए 12, तो ये काम बचा। अब ये काम उसे प्रकाश को करना है, शेष कार्य को, तो प्रकाश की एफिशिएंसी कितनी है 15, ठीक। तो ये काम हुआ जो मतलब इतने दिन में हो जाएगा शेष कार्य है, तो ये किसमें दिया है। तो देखो एग्जामिनर ने यहाँ मतलब ऑप्शन बहुत बढ़िया बनाए हैं, तो ऑप्शन ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन में उसने क्या कर रखा है, 17 से मल्टीप्लाई कर रखी है ऊपर नीचे, ठीक। अब क्या आ जाएगा, कर सकते हैं 17 7 119 को 9 का हासिल 11, 17 दूनी 34 और 11 45 को 5 का हासिल 4, 17 कम 17 4 21, ठीक। और नीचे होगी तो 17 की जब 15 में होगी तो वो आ जाएगा 255, ठीक। तो इस 21 59 ये रहा 21 59, ठीक। तो बेहतरीन मतलब देख रहे हो आप एग्जामिनर के क्या करा, मतलब लास्ट में 17 की मल्टीप्लाई कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा था कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश करने पर 2 वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। भाई वाह, ठीक। मतलब ये कह रहा 8% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब होता है 8/100 यानी कि 2/25, ठीक। 2/25 का मतलब 25 उसकी राशि थी मानो तो 27 हो जाती है हर एक साल में,
ठीक, जैसे मैं कह सकता हूं राशि कितनी थी, ये मानो उसकी राशि थी x, ठीक, 2 साल तक उसने निवेश की चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% की दर से, यानी कि 25 2 27 27 होगी पहले साल में, 25 की वैल्यू 25 की वैल्यू पहले साल में 27 होगी, फिर दूसरे साल में भी 27 हो जाएगी 25 की वैल्यू, ठीक। तो टोटल जो है ये कितनी हो जाती है, 10,580। ये हमसे वो निकालना था, धनराशि निकालनी थी जो कि x की वैल्यू निकालनी है। अब इसे सोल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। इसका कोई तरीका है जल्दी करने का, पॉइंटों में दे रखा है, ठीक, या हमें पूरी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा इसको, इसे हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। तो यहां से सीधा x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है बस, और इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो जल्दी से हमारा सोल्व हो जाए, इसमें करना ही पड़ेगा तुम्हें सोल्व। तो ऑप्शन 2 आ जाएगा, ठीक, इसे तो खुद कर लेना, कैलकुलेशन ही है बस, पर लेकिन कैलकुलेशन ठीक है, इसमें हमारी लगभग 30 सेकंड बर्बाद हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा था 8 संख्याओं का योगफल ये दिया था उनका औसत, ठीक है, कितना बेसिक क्वेश्चन है, 8 से कर देंगे डिवाइड बस, और क्या करना हमें, यानी कि जो 912 है उसमें 8 से कर दो डिवाइड, आ जाएगा औसत 8 एकम 8 8 एकम 8 3 11 8 चौक 32, ये आ गया 114, जो कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक, तो इसमें x का वैल्यू निकालनी है। देखो इसका तरीका मतलब या तो आप सिंपल तरीके से कर लीजिए, कैसे, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, उसे सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, या आप सीधे करो, देखो जैसा ऑप्शन है, ऑप्शन की वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ अगर हमने -27 रखा तो -27 -3 -30, तो क्या आ जाएगा 8/-30, ठीक, इसमें रखेंगे -27 और +5, 27 में से 5 जाएगा तो 22, 6/-22, ठीक, जो कि यह इक्वल नहीं है, ठीक, ये तो इक्वल नहीं है। अगर हम -29 रखकर देखें, यहाँ -29 रखेंगे, यहाँ -3, तो कितना हो जाएगा 32, 8/-32 इज इक्वल टू, अगर -29 यहाँ रखेंगे तो 29 में से 5 जाएगा 24, यानी 6/-24, ठीक, 8 चौक 32 यानी माइनस का 1/4, यहाँ 6 चौक 24 यानी माइनस का 1/4, तो इसका मतलब ये बराबर है, तो 29 रखने पर हमारा आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा था किसी वस्तु के मूल्य में आरंभ में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर नए मूल्य में 10% की कमी की जाती है, तो वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। पहले हुई 20% की वृद्धि, फिर हुई 10% की कमी, ठीक, +20 - 10 अपॉन 100, ठीक, तो 20 में से 10 जाएंगे 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ आ जाएगा -2, तो 10 में से 2 गया 8, तो ओवरऑल 8% का प्रॉफिट हो जाएगा उसे, तो 8% का प्रॉफिट किसमें दिया है, ऑप्शन सेकंड, जो कि ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो आप मतलब इसमें मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ये प्रैक्टिस सेट है बस, मेरा बताने मतलब इसमें मकसद यही है कि आपको बताना कि एग्जाम का जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक, 20-20 30-30 सेकंड के क्वेश्चन है बस, और जैसे 35 क्वेश्चन है, 35 में से मतलब मान लो कोई, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि 35 में से 35 कर सकते हो आप, लेकिन 35 में से 30 प्लस तो आसानी से कर सकते हो, ठीक, 30 प्लस करना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, अगर किसी ने मैथ पढ़ रखा है, अगर आपने पढ़ नहीं रखा मतलब आप बिल्कुल ही बेकार होता तब कह नहीं सकता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि एक घनाभ की लंबाई 2 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और आयतन इतना है, तो घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो दिया है 5278, ठीक, हमें निकालना हाइट यानी h की, यानी लेंथ कितनी दी है 2 और चौड़ाई 7, हमें हाइट निकालनी है 5278, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 सॉरी 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 ने 18, 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, 53 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 सत्ते 49, तो 377 आ जाएगा, तो 377 किसमें, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है ये, इसमें कह रहा था कि प्रवीण किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, ऋषि उस कार्य को 24 घंटे में कर सकता है, शान की सहायता से उन्होंने 3 घंटे में कार्य पूरा कर लिया, शान अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा, ठीक, तो मतलब कह रहा है जो प्रवीण है वो कर रहा है 8 घंटे में कार्य, जो ऋषि है वो कर रहा है 24 घंटे में कार्य, ठीक, वो जो शान है उन्होंने मतलब इनका टोटल वर्क जो निकालेंगे वो 24 आ जाएगा इनका एलसीएम, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगा 8 से 24, इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, ठीक, जो शान है मानो उसकी जो एफिशिएंसी है, ठीक,
वो हमने मान ली एक्स उसकी एफिशिएंसी है, ठीक। तो उनका टोटल जो काम एक दिन में कितना होगा, 3 और 1 4 प्लस एक्स, ये टोटल काम है 4 प्लस एक्स। ये कितने दिनों में कर लिया था उन्होंने, मिलकर 3 घंटों में कर लिया था। टोटल काम ये 24। तो ये सब कर लेंगे, 3 8 24, यहाँ बचेगा 8, ठीक। तो यहाँ बचेगा 4 प्लस एक्स, ये 4 प्लस एक्स बराबर 8। तो 4 जाएगा इधर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई, मतलब एफिशिएंसी आ गई 4 किसकी, सान की। तो हमें वर्क निकालना, तो 24/4, 4 से काटेंगे 4 × 24, तो 6 दिन में सान काम कर लेगा। तो 6 दिन कहाँ है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कीजिए। इसमें पूछा था प्रथम 113 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी भी है वैसे, कैसे, इसे यहां देना चाहिए था प्रथम प्राकृतिक संख्या, यानी कि उसे लिखना चाहिए था ये प्राकृतिक, भी उसे लिखना चाहिए था, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर का पूछना चाहिए था। क्योंकि अगर हम प्रथम दिया है इसने, तो हम इसमें जीरो भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम जीरो भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जीरो भी क्या होती है, सम संख्या होती है एक, तो जब हमारा आंसर गलत आ जाएगा। लेकिन इन्होंने जो दिया है वो प्रथम प्राकृतिक संख्या के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, और प्राकृतिक हमें लिखा नहीं है इसमें। तो रेलवे है, पता नहीं क्या करता रहता है, पता नहीं आरआरबी जो बोर्ड है, ठीक, यहाँ ऐसा मतलब एग्जाम करवाने वाले जो बोर्ड है, पता नहीं किस तरीके से करते हैं। एक एसएससी है, वो क्वेश्चन ही गलत करती रहती है। अभी देखा था आपने कि सीजीएल में जो मेंस हुआ था, उसमें 2 शिफ्ट हुई थी, हाँ 2 शिफ्ट हुई थी। एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन रोंग थे और दूसरी शिफ्ट में 9 क्वेश्चन रोंग थे, ठीक। पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ अगर मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाता हूँ, तो सभी मैं रीचेक करता हूँ कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया। और वो तो इतना बड़ा एग्जाम करवा रही है, पता नहीं रीचेक करवाते हैं कि नहीं करवाते, कुछ पता नहीं, ठीक। और फिर भी उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती क्या की, जो 9 और 2 10 क्वेश्चन उन्होंने टोटल मिलाकर दोनों शिफ्ट में 19 क्वेश्चन रोंग किए। और 19 क्वेश्चन जो रोंग किए, जब बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन डाला उसमें, तो उन्होंने मार्क्स टू ऑल कर दिया उन क्वेश्चन को, यानी करेक्ट नहीं किया, मार्क्स टू ऑल, यानी सभी को बेनिफिट दे दिया, ठीक। तो इससे क्या होगा, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे उनका तो नुकसान हो जाएगा। तो इसमें हमें निकालना है 113 सम संख्याओं का औसत। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है n+1, यानी कि n नेचुरल जो नंबर है उन, यानी n सम नेचुरल नंबर, सम प्राकृतिक संख्या को जो औसत होता है वो n+1 होता है, ठीक। यानी 113 + 1 क्या आ जाएगा, 114, ठीक, जो कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चाहो तो आप इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। मतलब अगर रेलगाड़ी इधर को चल रही है, व्यक्ति इधर को चल रहा है, यानी विपरीत दिशा में, तो जो ओवरऑल चाल है, ठीक, वो क्या हो जाएगी, वो चाल हो जाएगी, इनकी ऐड हो जाएगी, यानी व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल ऐड हो जाएगी। यानी जैसे रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली x, व्यक्ति की चाल हमने मान ली, वो मान के लिए दी है 6.8 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये पूरी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही है, ध्यान रखना, ठीक। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस यही होगी जो रेल की डिस्टेंस है, ठीक। और टाइम कितना 12। तो देख सकते हैं डिस्टेंस दिया मीटर में और टाइम दिया सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जो चाल है ये भी हमें मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि यहाँ तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक। अब कर सकते हैं 100 और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 6 × 18, 6 दूनी 12, ठीक। और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 3, 2 छिक्का 12, 1 13, 2 × 18, यह आ गया 169, ठीक। 5 से जब 169 को डिवाइड करेंगे, यानी कि x + 6.8 169/5, ठीक। 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे, x 5 × 15, ठीक, 1 16, यहाँ 19 हो जाएगा, 5 × 15, शायद तो गड़बड़ी है, हाँ, ठीक। ये 3 तो हमने लिया ही नहीं, ठीक। 5 जाएगा इधर और 3 जाएगा यहाँ, ठीक। अब करो, यानी x + 6.8 इज इक्वल टू, 5 से काटेंगे तो 5 × 15, ठीक, और 1 बचेगा 16, यानी कि फिर हो जाएगा 19। तो 5 × 15, 4 5 8 40 मल्टीप्लाई 3, जब 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा, 3 8 24 को 4 का हासिल, 2 3 3 9 2 11,
ठीक, और 3 3 और 1 10, ये आ जाएगा। ठीक, अब 6.8 इधर जाएगा माइनस का तो घट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी ये 101.4 माइनस 6.8, इसे अगर हम घटाएंगे यानी कि 14 में से 8 गए 6, 100 में से 6 गए 94, तो 94.6 ये आ गई ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। देखो जो 40 96 होता है वो 64 का क्या होता है, स्क्वायर। अगर ये 64 का स्क्वायर है, ठीक, तो इसे लिखेंगे हम 64 का स्क्वायर। और मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको, जैसे 4 की पावर अगर -2 दी है, हमें पावर को प्लस में करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा 1/4 की पावर 2। ठीक, तो इसमें पावर माइनस में है, तो इसे प्लस में बनाने के लिए हम लिखेंगे 1 अपॉन क्या, ये 40 96 ठीक बटे 9, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक, अगर हम इसे सोल्व करें यानी कि 1 अपॉन 40 96 को क्या लिखेंगे हम 64 की पावर 2, यानी कि ये 64 की पावर 2, और इसकी ओवरऑल पावर दी है 3/2, ये 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा जब मल्टीप्लाई होगी 3/2 की 2 में, तो बचेगा 64 की पावर 3। ठीक, तो यहां बचेगा 64 की पावर 3, यानी 1 अपॉन 64 की पावर 3। सेम इसमें 3 की पावर 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगी 3 की पावर 3। ठीक, इसके नीचे ये 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 की पावर 3 बटे 64 की पावर 3, ये आ जाएगा ये पूरा सोल्व होके। ठीक, ये क्वेश्चन बेहतरीन है। ठीक, तो इसे सोल्व होके मतलब ये वाला जो इतना सोल्व करा हमने, ये क्या आया है, ये आया 3 की पावर 3 अपॉन 64 की पावर 3, ये। ठीक, अब मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाई है 4/3 की पावर 5, इस पूरे की पावर 5। ठीक, अब देखो 256 जो होता है वो होता है 16 का स्क्वायर। ठीक, और पावर है माइनस में, तो इसे पहले लिखेंगे ये 1/256 की पावर 3, 256 की पावर 3। ठीक, अच्छा 16 का जो स्क्वायर करेंगे तो 2 3 6, तो 16 की पावर 6 हो जाएगी, इसे हम लिख सकते हैं 1/16 की पावर 6। ठीक, अब 16 की पावर 6 है, ऐसा हम 4 की पावर में बदले अगर, तो 4 की पावर 2 लिखेंगे, 2 छिक्का 12, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 12। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसका बेस दिया है 4, यानी 1/4 इस प्रकार। ठीक, ऐसे काटेंगे तो 4 की 12, तो आ जाएगा 1/4 की पावर 3। इसे पूरा सोल्व करने पर ये आया है, ये भाग है 1/4 की पावर 3, ये आया पूरा सोल्व करने पर। ठीक, अगर हम इसे भाग के डिवाइड को हटाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 की पावर 3 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि ये मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। अब इसे सोल्व करो, बेहतरीन क्वेश्चन में बेहतरीन क्वेश्चन था ये। 64 की पावर 3 है, अगर इसे हम 4 की पावर में बदलें तो 4 की पावर 3 करेंगे, फिर 3 यानी कि 64 को लिख लेंगे 4 की पावर 3। अब इसकी ओवरऑल पावर है दिया 3, तो 4 की पावर हो जाएगी 3 3 9। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं यानी कि 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 9। ठीक, मल्टीप्लाई 5, एक बार तो 4 की पावर 5 है, ठीक, एक बार 3 की पावर 5 है, नीचे अलग अलग लिख ली, यहाँ 4 की पावर है 3। अब देखो यहाँ 4 की पावर 9 है, 4 की पावर 5 और 4 की पावर 3, तो 4 की पावर हो जाएगी 8। ठीक है, यहाँ है 4 की पावर 9, तो नीचे बचेगा एक खाली 4 की पावर 1, तो नीचे क्या बचेगा 1 4। अब देखो यहाँ 3 की पावर 3, यहाँ है 3 की पावर 5, तो नीचे बचेगा 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, और ऊपर कुछ नहीं बचा 1, तो 3 की पावर 2 9, 9 चौक 36, तो क्या आ गया 1/36। कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं। ठीक, तो 1/36 है ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसे कीजिए। देखो ये भी सेम, माइनस की पावर मतलब माइनस में दिए पावर, इसे प्लस में करने के लिए हमें 1 अपॉन करके लिखना पड़ेगा। जब 1 अपॉन करके कुछ लिखेंगे तो 5 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी 5 की पावर 2 पर पहुंच जाएगी, ये 5 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 मतलब 25 प्लस 9 की पावर 2 81 प्लस 2 की पावर 2 4, 25 4 29 और 81 110, तो 110 किसमें है ऑप्शन 2 में। लास्ट क्वेश्चन है ये।
ठीक, तो इसमें कहा था एक डिनर सेट को 15% की छूट के बाद इतने में बेचा जाता है, तो डिनर सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 15% की छूट, मतलब इसका मतलब 85% में बेचा है, यानी कि 9775। हमें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 9785 आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, बस ये आ जाएगी हमारी 100% की वैल्यू। इसे काट सकते हैं 20 पंजे 100, 17 पंजे 85। 17 से काटेंगे तो 17 पंजे 85, 12 बचेगा, फिर 17 सत्ते 119, फिर 8 बचेगा, 17 पंजे 85, ये आ जाएगा 875 मल्टीप्लाई 20। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 को 5 का हासिल 1, 2 अट्ठे 16। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, देखो 1 मिनट। इसमें कहा था एक डिनर सेट को 15% की छूट के बाद इतने में बेचा जाता है, तो डिनर सेट का अंकित मूल्य यानी 85% की वैल्यू दी है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो 9775 ये दी है। ठीक, 85% की वैल्यू हमें निकालनी है 100 की। ठीक, तो इसे काटेंगे 17 पंजे 85, इसे काटेंगे 20 पंजे 100। ठीक, इसे 17 से काटेंगे तो 17 पंजे 85। ठीक, यहाँ बचेगा 12। ठीक, और फिर यहाँ हो जाएगा 127, तो 17 सत्ते 119, फिर यहाँ 17 पंजे 85, तो यहाँ बचेगा 575। शायद हमने यहाँ 8 लिख दिया था, ये गलती थी। 575 मल्टीप्लाई 20, जब करेंगे इसमें 0 लास्ट में आ जाएगी, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, और 2 पंजे 10 और 1 11, तो 11,500। 11,500 किसमें, ऑप्शन फर्स्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो देखा आपने कि जो 35 क्वेश्चन थे उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव, और बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे। ठीक, मतलब अगर आपने मैथ एक बार ढंग में सीख रखा है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं थी 30 प्लस क्वेश्चन करना। और जो बेहतरीन बच्चे हैं जिन्होंने तरीके में पढ़ रखा है वो तो 35 के 35 ही कर देंगे। ठीक, और मैं आपको बता दूं हमने बैच भी स्टार्ट कर दिया है, फाउंडेशन बैच मैथ का। ठीक, और उसकी 2 क्लास भी हो चुकी है जो कि हमने परसेंटेज से स्टार्ट किया है। तो आप टेंशन मत करो, अगर आपको जैसे मैंने क्वेश्चन सोल्व करके बताए जल्दी जल्दी, ठीक, इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक, और आप पे मैथ नहीं आता, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप उन दोनों वीडियो को जाकर देखिए एक बार। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और मतलब हमारे चैनल पर सारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक, चाहे वो 9th 10th की क्लास हो मैथ की, चाहे 11th और 12th की फिजिक्स हो। ठीक, जीके की भी राजकुमार सर पढ़ाते हैं, और हिंदी की भी जो सौरभ तेवतिया सर, इंग्लिश की क्लास है वो कविता में पढ़ाते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।